वेलकम टू फॉर्मूलेटर। तो आज हम करने वाले 2022 का PYQ फिजिक्स, वेव एंड ऑप्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है PYQ, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं लगातार रिपीट होते हैं हर साल। तो हम देखते हैं, ये 2022 का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है solve the equation of motion of a forced mechanical oscillator. How is velocity of forced oscillator related to displacement? ठीक है, मतलब ऑसिलेटर्स की बात हो रही है। आप जानते हैं ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, वैसे डिवाइसेस, वैसे मशीन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर्स बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें डैम्ड ऑसिलेटर्स भी हो सकते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेटर्स भी हो सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस कैटेगरी में एक जो फोर्स्ड ऑसिलेटर होते हैं वो क्या होते हैं, तो फोर्स्ड ऑसिलेटर बेसिकली ऑसिलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी अदर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आप कह सकते हैं दीज oscillators vibrates at frequency other than the natural frequency। ठीक है, other than the नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हटकर ये किसी और फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, और इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगता है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, कोई बाहरी बल जो है इस पे काम करता है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑसिलेटर्स को हम फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हाउ इज वेलोसिटी ऑफ फोर्स ऑसिलेटर रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। प्लॉट वेलोसिटी ऑफ ए फोर्स ऑसिलेटर वर्सेस डिराइविंग फ्रीक्वेंसी। मतलब पहले तो हमें पूरा पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ ए ऑसिलेटर। तो फोर्स्ड ऑसिलेटर के बारे में हम पहले इसके इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। ठीक है, कि फोर्स्ड ऑसिलेटर का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें दो तरह के फोर्सेज इस पे एक्ट करते हैं जो फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर्स होते हैं। ठीक है, पहला जो फोर्स होता है उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, पहला जो फोर्स है उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि इक्वल होता है -KY के। ठीक है, K क्या है, K है स्प्रिंग कांस्टेंट और Y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। दूसरा जो इस पे फोर्स एक्ट करता है वो कौन सा फोर्स होता है, ठीक है, दूसरा जो फोर्स एक्ट करता है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि इक्वल होता है -RdY/dt के। और एक जो इसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, एक इस पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, जो कि इक्वल होता है F cos of ओमेगा। ठीक है, तो ये तीन तरह के फोर्सेस जो होते हैं फोर्स मैकेनिकल ऑसिलेटर में एक्ट करते हैं। ठीक है, तो टोटल फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा होगा वो क्या होगा, इन तीनों का सम होगा, -KY -RdY/dt प्लस F cos of ओमेगा t। ठीक है, ये तीन तरह के फोर्स जो होंगे वो इस पे एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और आप जानते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ यू नो दैट फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं d²y/dt²। ठीक है, तो ये हमारा पहला और ये दूसरा इक्वेशन। तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगा, दोनों फोर्स बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं कि md² y/dt² इज इक्वल्स टू
माइनस के वाई माइनस आर डी वाई बाई डी टी प्लस एफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दो तरह के फोर्स जो है वो लग रहे हैं। तो अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। दैट इज एम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर डी वाई बाई डी टी प्लस एक और फोर्स क्या है, के वाई है, तो प्लस के वाई सबको क्या कर रहे हैं, इस साइड ला रहे हैं, और इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, और ये किसके बराबर है, एफ कॉस ऑफ ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, अब सभी में क्या करते हैं, एम से हम डिवाइड कर देते हैं, चूंकि यहाँ पे एम का टर्म है तो सभी को एम से हम डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एम डी वाई बाई डी टी प्लस के बाई एम वाई इज इक्वल्स टू एफ बाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एम डी वाई बाई डी टी प्लस के बाई एम वाई इज इक्वल्स टू एफ बाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, लेट अस एज्यूम, ठीक है, कुछ चीजें हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम मानते हैं कि लेट आर बाई एम, इसको हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट 2b। ठीक है, सेकंड यहाँ पे हम मानते हैं के बाई एम इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, के बाई एम को हम ओमेगा नॉट स्क्वायर मान लेते हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एफ बाई एम, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल एफ। ठीक है, एफ बाई एम को हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल एफ मान लेते हैं। तो ये जो पूरा इक्वेशन थर्ड है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी वाई बाई डी टी प्लस, ठीक है, के बाई एम को तो ओमेगा नॉट स्क्वायर मान रहे हैं, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी वाई बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द differential equation of force damped harmonic oscillator. This is the differential equation of forced damped harmonic oscillator. ठीक है, ये फोर्स डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का कौन सा फॉर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। ठीक है, अब फोर्स डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये है तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो टू फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, y इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 5। तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन होगा जब भी, तो कैसा होगा, वो कुछ इस फॉर्म का होगा, y इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा के फॉर्म का होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और एक बार और अगर इसे डिफ्रेंशिएट करें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, फिर से अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ओमेगा फिर बाहर आ जाएगा, साइन का कॉस, तो ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा।
ठीक है, हमने बस क्या किया, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब इन सारे वैल्यूज को आप किस में पुट कीजिएगा, वापस से इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। ठीक है, तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 4। ठीक है, इस सारे वैल्यूज को हम अब इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो देखते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस 2b डी वाई बाई डी टी। तो प्लस 2b डी वाई बाई डी टी कितना है, प्लस है तो इसको आप माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2b ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। क्लियर है, फिर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई है, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और वाई की जगह लिखेंगे ए कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। और ये किसके इक्वल है, इक्वल है एफ ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, यही हमारा फंक्शन, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन जा सकता है। यहाँ कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा है, यहाँ भी कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे अगर देखें ये बच जाएगा ए कॉस ओमेगा टी, पूरा कॉमन जाएगा, बचेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और कॉमन चला गया और बच गया ए कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, ये कॉमन हो गया। बाकी का टर्म ये बच गया माइनस 2b ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, माइनस 2b ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, और ये किसके बराबर है, एफ कॉस ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, बिल्कुल कुछ नहीं कॉमन लिया है यहाँ पे, और बाकी वही टर्म है। और यहाँ पे एक चीज और आपको करना है। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करने से अच्छा है इसको एफ कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा और प्लस थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में बेसिकली हम इसको लाना चाह रहे हैं, और ए प्लस बी के फॉर्म में लाके हम कॉस ए प्लस बी का क्या करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपको पता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, तो उसको हम अप्लाई कर देंगे। चलिए तो आगे देखते हैं, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस 2b ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं एफ कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ कॉस ए मतलब ओमेगा टी माइनस थीटा इंटू कॉस बी यानी कि थीटा माइनस साइन ए साइन बी यानी कि एफ साइन ओमेगा टी माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ पे हमने कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लिया। अब आपको क्या करना है कि कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। ठीक है, टर्म्स को क्या करना है, इक्वेट करना है दोनों साइड। जैसे यहाँ भी कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा का टर्म है, यहाँ भी कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा का टर्म है, तो हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, ये पूरा टर्म है जो कि इक्वल है किसके बराबर है, कॉस ओमेगा टी में एफ कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, एफ कॉस थीटा का बराबर है, और जो सेकेंड टर्म है हमारा 2b ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, मतलब सेकेंड है 2b ए ओमेगा
वो किसके बराबर है, यहाँ पे देख सकते हैं एफ साइन थीटा के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं एफ साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, इसको कौन सा इक्वेशन मानते हैं, ये हो गया था फोर्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन लिख चुके हैं, इसको मान लेते हैं सिक्स्थ और इसको मान लेते हैं सेवन इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों टर्म्स को इक्वेट कर दिए। अब हमें ए की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है वेव का, तो ए की वैल्यू पता करनी है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके इन दोनों को सम अप कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशंस, स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशंस एंड एडिंग। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो हम इसको इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस इस टर्म को करें तो 4b स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4b स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इस साइड अगर आप देखें तो एफ कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एफ साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा 1, तो उसको 1 से रिप्लेस करेंगे और राइट साइड में जो टर्म बचेगा वो सिर्फ होगा एफ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू किसका, सो ए इज इक्वल्स टू पूरे का होल अंडर रूट जब करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरा क्या होगा रूट फॉर्म में। ओके, तो ये हमारा आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर। ठीक है, हमने फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर के एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट किया। नाउ दूसरा हमारा काम क्या है, इसके एंगल को कैलकुलेट करना, थीटा है ना, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करिए। अब थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 7 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन 6 से। ठीक है, नाउ टू कैलकुलेट थीटा, थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा डिवाइड इक्वेशन 7 बाय 6। ठीक है, इक्वेशन 7 को इक्वेशन 6 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 7 क्या है, एफ साइन थीटा, पहले 2b a ओमेगा, इसको लिख सकते हैं 2b a ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, और इधर क्या होगा एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा और एफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो टर्म होगा वो किस तरह का होगा, और ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2b ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 2b ओमेगा बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि थीटा क्या होगा, थीटा होगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 2b ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये है हमारा एंगल थीटा फॉर द फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर। ओके, क्लियर है।
So this was the amplitude and phase theta of the forced mechanical oscillator. Okay, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग. तो वेव्स के बारे में आप जानते हैं कि दो तरह के वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है और एक ट्रांसवर्स वेव होता है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं. मैकेनिकल वेव्स क्यों बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है. ठीक है, जैसे कि साउंड वेव हमारा होता है. ठीक है, साउंड वेव बिना मटेरियल मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता. जैसे स्पेस में जब जाते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, तो वो एक दूसरे को सुन नहीं पाते क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, तो वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता है. ठीक है, लेकिन एक वेव होते हैं जिन्हें ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारा लाइट वेव हो गया, उन्हें किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है. जैसे कि सनलाइट से जो लाइट आ रही है, मतलब सन से जो लाइट आ रही है अर्थ तक, ठीक है, बीच में स्पेस पड़ रहा है, फिर भी लाइट आ रही है. इसका मतलब है कि लाइट वेव्स को कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए. ठीक है, तो लाइट कैसा वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव है. ठीक है, लाइट वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं. ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे वेव है, मैकेनिकल वेव्स है. तो आते हैं, ए वेव इज अ डिस्टर्बेंस. ठीक है, सबसे पहले कि वेव क्या होता है, तो वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस होता है, टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस होता है जो प्रोपगेट करता है, किसको, एनर्जी को प्रोपगेट करता है. ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है. ठीक है, खुद वेव ट्रैवल, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं ट्रैवल नहीं करते, वो एनर्जी को ट्रैवल कराते हैं. ठीक है, ए वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट प्रोपगेट्स एनर्जी. ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए कि वो एनर्जी को प्रोपगेट कराते हैं, एज अ मीडियम की तरह काम करते हैं. वेव्स जो होते हैं वो खुद ट्रैवल नहीं करते हैं. ठीक है, तो इट प्रोपगेट्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्टिंग एनी मैटर. किसी भी तरह का मैटर जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसपोर्ट होता है वेव्स में, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, जैसे वाटर वेव्स. ठीक है, वाटर वेव्स आपने देखा होगा कि वाटर पे जब आप किसी स्टोन को फेंकते हैं तो वहां से वेव्स चारों तरफ, है ना, एक सर्कुलर राउंड शेप में वेव्स प्रोपगेट करना शुरू होता है हर डायरेक्शन में. ठीक है, तो वहां पे आपने एक गौर कीजिएगा, जो वाटर होता है वो अप एंड डाउन ही सिर्फ मूवमेंट होता है उसका, लेकिन वेव्स का जो मूवमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है. ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट परपेंडिकुलर होता है, वो मूवमेंट कहीं नहीं जा रहा, वो जो है वाटर मॉलिक्यूल वहीं पे रहते हैं, अपनी ही जगह वाइब्रेट करते हैं. लेकिन ट्रांसफर क्या हो रहा है, वेव ट्रांसफर हो रहे हैं, वेव का प्रोपगेशन होता है इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में. ठीक है, अब टू टाइप्स के वेव होते हैं, जैसा बताया, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है जैसे कि हमारा साउंड वेव, और ये कैसा वेव है, एक मैकेनिकल वेव है. ठीक है, अच्छा, और जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं उनमें जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव होता है. मतलब कि जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसमें, वो पार्टिकल मूव का अभी बताया कि पार्टिकल एक्चुअली खुद मूव नहीं कर रहे, लेकिन पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव है. ठीक है, मान लीजिए कि अगर वेव जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो इस जो पार्टिकल्स होंगे इसके, वो इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे, इसके पैरेलली. ठीक है, वेव्स के प्रोपगेशन के पैरेलली ही पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे होंगे इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर वेव मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, जैसे वाटर वेव का एग्जांपल लिए थे, उसमें पार्टिकल क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते रहते हैं. ठीक है, हाँ, तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है, वेव्स के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, जैसे कि ईएम वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसे बोलते हैं, जैसे कि लाइट वेव हो गया, एक्स रेज हो गए, ठीक है, गामा रेज, ये सब जो वेव्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये वेव्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बने होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वेव्स इसे कहा जाता है.
ठीक है। अब इन वेव्स का अगर आप देखें डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो इन वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जहां पे वी आप जो देख रहे हैं वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव है, यानी वेव जो ट्रैवल करती है वो किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, किसी मीडियम में मान लीजिए कि किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तो वो होता है अंडर रूट टी बाई एम, ठीक है। टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, अगर ट्रांसवर्स वेव किसी स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन क्या है, टी है स्ट्रिंग में, ठीक है, और उसका लीनियर मास डेंसिटी जो है स्ट्रिंग का m है, तो उस स्ट्रिंग में जो वेलोसिटी होगी वेव की, दैट विल बी गिवन बाय v इज इक्वल्स टू अंडर रूट t बाई m। t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड m इज द लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। तो अब थोड़ा डिफरेंसेस देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, हालांकि बहुत सारे डिफरेंस आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला मीडियम मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अभी जैसा हमने देखा कि इसमें जो मीडियम होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब जिधर वेव ट्रैवल कर रही है उधर ही इसमें भी पार्टिकल्स भी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव में मीडियम इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर मूवमेंट होता है। इट एक्ट्स इन वन डायमेंशन। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं वो 1D होते हैं, मतलब वन डायमेंशनल होते हैं, एक ही डायमेंशन में एक्ट करते हैं, जबकि ये जो है ट्रांसवर्स वेव वो 2 डायमेंशनल होते हैं और 2 डायमेंशंस में एक्ट कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं वेव एक डायमेंशन में जा रही है और जो मूवमेंट है पार्टिकल का वो दूसरे डायमेंशन में है, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल है ना, ये इसको बोल सकते हैं ये 2D है और ये क्या है 1D है, 1 डायमेंशनल है, ठीक है। ये 1 ये 2। द वेव कैनॉट बी पोलराइज्ड और अलाइंड, ठीक है। पोलराइजेशन का फेनोमेना आपको पता ही होगा, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं उनको पोलराइज किया जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है तो इसके परपेंडिकुलर y डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से y डायरेक्शन में, x और y डायरेक्शन में क्या होता है, y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। लेकिन पोलराइजेशन का फेनोमेना क्या है, पोलराइजेशन में हम क्या करते हैं कि इस वेव को हम किसी ऐसे डिवाइस से पास कराते हैं जो क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल कर देता है। इस फेनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट या पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस केस में लॉन्गिट्यूडनल के केस में इसको आप पोलराइज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इस ट्रांसवर्स वेव के केस में द वेव कैन बी पोलराइज्ड, ठीक है, इसमें पोलराइजेशन का फेनोमेना हो सकता है। 4th अगर देखें तो दिस वेव कैन प्रोड्यूस इन एनी मीडियम सच एज गैस, लिक्विड, सॉलिड। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, ठीक है। बट द वेव जो ट्रांसवर्स वेव होंगे वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड सरफेस पे ही काम करते हैं, ठीक है। 5th अगर देखें, द अर्थक्वेक पी वेव इज एन एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ऑफकोर्स साउंड वेव है, और ये जो अर्थक्वेक पी वेव देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि अर्थक्वेक जो होता है उससे 3 तरह के वेव निकलते हैं, ठीक है। पी वेव होता है, एस वेव होता है, एल वेव होता है, ठीक है। ये 3 तरह के वेव निकलते हैं अर्थक्वेक से। तो अर्थक्वेक का जो पी वेव होता है ना, सिर्फ पी वेव की बात कर रही है, तो ये पी वेव जो होता है वो कैसा वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल काइंड ऑफ वेव होता है, ठीक है। पी वेव जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, सबसे फास्टेस्ट यही वेव ट्रैवल करती है अर्थक्वेक में, सबसे फास्टेस्ट लगभग 6 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये वेव्स ट्रैवल करती है, पी वेव। इसके बाद एस वेव होता है, फिर एल वेव होता है, लेकिन सबसे कम हार्मफुल पी वेव ही होता है अर्थक्वेक के केस में, ठीक है। और सेकंड अर्थक्वेक एस वेव। अब इसी अर्थक्वेक का जो एस वेव है, ये सेकंड वाला वेव जो है, ये कैसा वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है, जो इससे थोड़ा कम स्पीड में ट्रैवल करता है और कम डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ये जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं पी वेव से,
ठीक है। एंड लास्ट वन, इट इज अ मेड ऑफ रेयरफैक्शंस एंड कॉम्प्रेशंस। आप जानते होंगे, साउंड में आपने पढ़ा होगा रेयरफैक्शंस एंड कॉम्प्रेशंस क्या होते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं, देखिए ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं। ये जो आपको डेंस और कम डेंस एरियाज में इस तरह से वेव्स ट्रैवल करते हैं। तो ये जो डेंस एरिया है इसे बोलते हैं कॉम्प्रेशंस, ठीक है। ये जो डेंस एरियाज आप देख रहे हैं इन्हें बोलते हैं कॉम्प्रेशंस, और ये जो लेस डेंस एरियाज हैं उसको बोलते हैं रेयरफैक्शंस, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं वो कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। लेकिन इट इज मेड अप ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। क्रेस्ट क्या होता है, ये जो पीक होता है वेव का उसे क्रेस्ट बोलते हैं, और ये जो मिनिमम है इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, पार्टिकल्स का पोजीशन है, ठीक है। पार्टिकल्स जो है वो किस तरह से यहाँ पे कॉम्पैक्टेड है, किस तरह से इनका डेंसिटी है वो डिपेंड है। और ये वेव्स जो है वो किस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, क्रेस्ट और मैक्सिमा और मिनिमा के फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 3 का हमारा 3B जो हमारा क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट और स्टैंडिंग वेव एंड देयर आइगन वैल्यू। शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स क्या होते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं स्टैंडिंग वेव्स क्या होते हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ 2 हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा कि इक्वल एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जब 2 वेव्स, ठीक है, मान लीजिए एक वेव इधर से आ रही है, दिस इज वेव 1, और एक और वेव है जिसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है इस वेव से। मान लीजिए एम्पलीट्यूड कहने का मतलब ये एम्पलीट्यूड, ओके, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 2 वेव्स है, वेव 1 है, वेव 2 है, ठीक है। तो दोनों का देख रहे हैं एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे वेव जब एक दूसरे से सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, जब सुपर इम्पोज करते हैं और दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखें हमने बनाया एक वेव्स को कैसे बनाया, एक इस तरफ ट्रैवल कर रहा है ये जो वेव है, और दूसरा वेव जो पिंक से बनाया वो किधर ट्रैवल कर रहा है, इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो 2 वेव्स है जिसका एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। और वैसे वेव जब एक दूसरे से सुपर इम्पोज करते हैं तो उन वेव्स को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, और इसी को स्टेशनरी वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय नोड्स एंड एंटी नोड्स, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स में ये 2 टर्म इंपॉर्टेंट है, एक को बोलते हैं नोड्स और एक को बोलते हैं एंटी नोड्स, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम ऑफ एंटी नोड्स। देखिए इसमें 2 पॉइंट्स है। पहला ये जो पॉइंट है जहां पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है इसको बोलते हैं नोड्स, ठीक है, सॉरी इसको बोलते हैं एंटी नोड्स। चलिए इसको ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं जहां पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है उसको बोलते हैं एंटी नोड्स, और जहां पे मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, ठीक है, ये जो ग्रीन देख रहे हैं आप, यहाँ मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है तो इसको बोलते हैं नोड्स, ठीक है। तो दिस वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 थिंग्स, एक होता है नोड जहां पे आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, और एक होता है एंटी नोड जहां पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, ठीक है। तो नोड्स एंड एंटी नोड्स होते हैं इसमें। द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसमें देखिए जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एट विच स्ट्रिंग वाइब्रेट्स टू फॉर्म ए स्टैंडिंग वेव, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और द फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी जिस पे ये वेव वाइब्रेट कर सकता है या करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या फिर उसका फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, ठीक है। उसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 consecutive nodes और द एंटी नोड्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। अब देखिए एक नोड यहाँ पे बन रहा है
और एक नोड कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, एक नोड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ नोड्स है। तो दो नोड्स के बीच का आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। अगर ये पूरा ये इसका वेवलेंथ है, ठीक है, ये टाइम पीरियड है इसका, और ये पूरा क्या है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ होता है किसी भी वेव का, दो क्रेस्ट के बीच का या दो ट्रॉफ के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस ये जो है वो कितना है, λ/2 है। लैम्डा अगर उसका वेवलेंथ है तो ये भी कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा λ/2, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स और द एंटी नोड्स इज λ/2। या फिर देखिए दो नोड्स के बीच का अगर ये डिस्टेंस देखे, ये वाला डिस्टेंस, तो ये होता है λ/2, ठीक है। ये दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस हो गया। अगर एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस देखें, मतलब ये क्या है, एंटी नोड है और ये एक नोड है, तो इसका आधा हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आप देखेंगे, ये डिस्टेंस ये वाला, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये होता है λ/4। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, जो कि होता है λ/4। और ये जो ग्रीन डिस्टेंस देख रहे हैं ये वाला, वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स या टू एंटी नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और एंटी नोड्स, ठीक है। किसी भी दो नोड या दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4, ठीक है। So this is the standing waves, okay। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा डिस्कस, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट बाउंड्री ऑफ टू कंडक्टिंग मीडिया, ठीक है, केस ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंस। मतलब दो कंडक्टिंग मीडियम के बीच जब कोई वेव जो होती है, मतलब आती है दो कंडक्टिंग मीडियम के बीच किसी बाउंड्री पे जब आता है, तो वो किस तरह से बिहेव करती है ना, किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, किस तरह से ट्रांसमिट होता है, इस बारे में हम देखेंगे, ठीक है।